Hello students, good morning all of you. In previous class हमने देखा था चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज। इसमें हमारे जो टॉपिक थे, जो हमने टॉपिक पढ़े, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। चेन्नई के लोगों को किस प्रकार वाटर की प्रॉब्लम है, ये हमने देखा था। एक लोकेलिटी ऐसी है जहाँ पर वाटर की सप्लाई अच्छी है। इसके अलावा जो जो सरकारी अधिकारी है राम गोपाल, उसके इलाके में पानी की सप्लाई ठीक प्रकार से होती है। और दूसरी जो लोकेलिटी ऑफ चेन्नई है, जिसमें सुब्रमण्यम नाम का एक व्यक्ति रहता है, वहाँ पर किस प्रकार पानी की समस्या है, ये हमने देखा। फिर हमने वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, पानी को किस प्रकार फंडामेंटल राइट के रूप में इंक्लूड किया है, ये हमने डिस्कस किया था। पब्लिक फैसिलिटीज हमने देखी थी कि कौन कौन सी जो फैसिलिटीज है वो पब्लिक फैसिलिटीज में आती है। आज की क्लास में हम द गवर्नमेंट रोल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट रोल, पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाने में गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, वो हम देखते हैं। गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इम्पोर्टेंट, someone must carry the responsibility of providing these to the people. पब्लिक फैसिलिटीज इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो इम्पोर्टेंट है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समवन के ऊपर जो है ज़रूर होनी चाहिए। दिस समवन इज़ द गवर्नमेंट, और ये समवन कौन है? ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. गवर्नमेंट की बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से ये भी एक है कि वह सभी लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं। Let us try and understand why the government must bear this responsibility. Let us, आइए इस बात को हम समझे कि इस प्रकार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट को क्यों उठानी चाहिए। ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही क्यों होनी चाहिए। We have seen that private companies operate for profit in the market. ये हम देख चुके हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो प्रॉफिट के लिए चलती है। कोई भी प्राइवेट कंपनीज बिना प्रॉफिट के नहीं चलती है। You read about this in the chapter on the story of a shirt in your class 7th book. आपने 7th क्लास की जो बुक थी पिछले साल आपने पढ़ा, स्टोरी ऑफ ए शर्ट, एक शर्ट की कहानी, उसमें आपने इस बारे में पढ़ा था। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज नो प्रॉफिट टू बी हैड। ज़्यादातर पब्लिक फैसिलिटीज़ में प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, व्हाट प्रॉफिट कैन occur to a company for keeping the drains clean or running an anti-malaria campaign? तो उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि नालियों को साफ रखने का मामला हो
या मलेरिया रोधी अभियान हो, उसमें किसी कंपनी को क्या प्रॉफिट हो सकता है। इस प्रकार के अगर कैंपेन चलाए जाए, एंटी मलेरिया कैंपेन, या फिर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन, जो ड्रेन्स है उनको क्लीन रखने के लिए कोई कंपनी अगर कैंपेन चलाती है तो उस कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। A private company will probably not be interested in undertaking such work. कोई भी निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। ये आप समझ सकते हो कि जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो उसमें निजी कंपनी अपना समय व्यर्थ नहीं करती है, कोई भी कंपनी उसमें अपना हाथ नहीं डालती है। इसके अलावा फिगर देख सकते हो आप, बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासरूम में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस 6 to 14 ईयर्स की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। Equality in the schooling facilities available to all children is an important aspect of this right. इस अधिनियम का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, महत्वपूर्ण पहलू है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। However, activists and scholars working on education have documented the fact that schooling in India continues to be highly unequal. शिक्षा पर अध्ययन करने वाले जो भी एक्टिविस्ट है, जो स्कॉलर है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी अनइक्वलिटी रही है, अनइक्वल रहा है। ये मामला जो है हमेशा असमानता वाला रहा है, यानी सभी को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट आप पिक्चर देख सकते हो, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्ले an active role in providing adequate access to proper health facilities for the entire population. सरकार एंटायर पॉपुलेशन के लिए समुचित स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका निभा सकती है, एक्टिव रोल कर सकती है। दिस इंक्लूड्स द इरेडिकेशन ऑफ preventable disease like polio as shown in the above photograph. और पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन में भी इसी तरह की योजनाओं की क्रियान्विति हो सकती है। गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल जो है प्ले कर सकती है। उपरोक्त चित्र में एक चाइल्ड को पोलियो की खुराक दी जा रही है, आप देख सकते हो। तो हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट जो है किस प्रकार जो है अपना रोल प्ले कर सकती है पब्लिक फैसिलिटीज पीपल को प्रोवाइड करवाने में। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज ए स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनीज में वेल बी इंटरेस्टेड। जो प्राइवेट कंपनी है वो स्कूल का मामला हो, हॉस्पिटल से संबंधित पब्लिक फैसिलिटीज हो, उसमें वो इंटरेस्ट जो है रख सकती है। स्कूल के मामले में, स्कूल खोलने के मामले में, हॉस्पिटल चलाने में, इस प्रकार की जो कुछ जन सुविधाएं हैं उनमें निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की जो पब्लिक फैसिलिटीज है उनको प्रॉफिट होता है, तो इस प्रकार के एस्पेक्ट्स में उनको जो है इंटरेस्ट हो सकता है। वी हैव मैनी ऑफ दीज पार्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण है। अगर आप शहर में रहते हैं, लिविंग इन अ सिटी, यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बोटल्स। अगर आप सिटी में रहते हो
तो आपने कई जगह प्राइवेट कंपनीज को टैंकरों या फिर सील बंद बोतलों के माध्यम से वाटर की सप्लाई करते हुए आपने देखा होगा। प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, इन सिटी में वो टैंकर्स या फिर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बोटल्स के रूप में या टैंकर्स के रूप में जो ड्रिंकिंग वाटर है उनको सप्लाइंग करते हुए आपने देखा होगा, बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। लेकिन ऐसी स्थितियों में जो पब्लिक फैसिलिटीज प्राइवेट कंपनी जो प्रोवाइड करवाती है वो केवल कुछ पीपल ही इसकी जो प्राइस है वो अफोर्ड कर पाते हैं। Hence, these facilities is not available to all at an affordable rate। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटीज है वो सभी को अफोर्डेबल रेट के ऊपर अवेलेबल नहीं हो पाती है। If we go by the rule that people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही फैसिलिटीज पाएंगे। यदि ये सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि कुछ लोग जो है उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी। इफ वी गो बाय द रूल दैट people will get as much as they can pay for the, अगर ये रूल बन जाए कि पीपल जितना खर्च करेंगे उनको उतनी ही फैसिलिटीज मिलेगी, तो पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर सच फैसिलिटीज, तो कुछ लोग जो है वो फैसिलिटीज इस प्रकार की जो फैसिलिटीज है उसके लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, विल बी डिप्राइव्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लिव ए डिसेंट लाइफ। तो उनके जीवन में इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाएगी। क्लियरली दिस इज नॉट ए डिजायरेबल ऑप्शन, तो ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड्स। पब्लिक फैसिलिटीज का संबंध लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से होता है, बेसिक नीड्स से होता है। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स that these facilities are provided so that people's basic needs are met। किसी भी मॉडर्न सोसाइटीज के लिए ये जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके। The right to life that the Constitution's guarantee is for all persons living in the country। जीवन में संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। कॉन्स्टिट्यूशंस में जो राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ, वो ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिस कंट्री, इस कंट्री में जो पीपल रहते हैं उन सभी को प्राप्त है। The responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government। तो इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। Where does the government get money for public facilities? पब्लिक फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आता है तो हम देखते हैं। Every year you must have heard the government budget being presented in the parliament। ये आपने heard किया होगा, सुना होगा। गवर्नमेंट जो है वो एवरी ईयर पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट करती है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द expense the government has made on its program in the past year and how much it plans to spend the coming year। गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है उसमें गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें उनका ब्यौरा होता है, और प्रोग्राम्स इन द पास्ट ईयर्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर, और कमिंग ईयर के लिए जो
स्पेंड के जो प्लान्स किए जाते हैं उनका ब्यौरा इसमें होता है, ये आपने देखा होगा। In the budget, the government also announces the various ways in which it plans to meet these expenses. तो सरकार को इस बात का भी अनाउंस करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी। The main source of revenue for the government is the taxes collected from the people. इसके अलावा जो मेन सोर्सेज है गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू को इकट्ठा किया जाता है और इसके अलावा टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल से जो टैक्सेस लिए जाते हैं वहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होती है और वही इनकम जो है डेवलपमेंट के ऊपर खर्च की जाती है। एंड द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्टेड these taxes and use them for such programs. इसके अलावा जो गवर्नमेंट को कलेक्ट करने का एम्पावर्ड होता है इन टैक्सेस को, और इन टैक्सेस से जो भी इनकम होती है वो इस प्रकार के सच प्रोग्राम्स के ऊपर जो है स्पेंड किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज टू incur cost in pumping water, carrying it over long distance. वाटर की सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर पैसा खर्च करती है। पंपिंग वाटर, कैरिंग इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, लॉन्ग डिस्टेंसेज से वाटर को कैरिंग करने में पैसा खर्च किया जाता है। लाइंग डाउन पाइप्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए पाइपलाइन डालनी होती है। ट्रीटिंग द वाटर फॉर इम्प्योरिटीज, और वाटर को इम्प्योर करने के लिए ट्रीटिंग किया जाता है। एंड फाइनली कलेक्टिंग एंड रीट्रीटिंग वेस्ट वाटर, और अंत में जो है उस वाटर को कलेक्ट किया जाता है और वेस्ट वाटर को जो है ट्रीटिंग किया जाता है। इट मीट्स दिस एक्सपेंसेस पार्टली फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस, और इसमें जो भी एक्सपेंसेस होता है वो वेरियस टैक्सेस के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। दैट इट कलेक्ट्स एंड पार्टली बाय चार्जिंग ए प्राइस ऑफ वाटर. This price is set to that most people can afford a certain minimum amount of water for daily use. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आता है। गवर्नमेंट के पास में पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर स्पेंड करने के लिए जो इनकम होती है वो टैक्सेस से होती है, रेवेन्यू से होती है, ये हम देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन रुपीज गॉज टू, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रुपया खर्च करती है वो इस प्रकार करती है, आप देख सकते हो। इसमें आपके सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो 24 पैसा स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, स्टेट्स शेयर का होता है, राज्य का हिस्सा होता है, टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज होती है। पेंशन के रूप में 5 पैसा जो है उसको स्पेंड करना पड़ता है। अदर एक्सपेंडिचर 8 पैसा खर्च करना पड़ता है। फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर्स में 8 पैसा खर्च करना पड़ता है। सब्सिडीज में उसके 9 पैसे खर्च होते हैं। डिफेंस में 9 पैसे खर्च होते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल की जो स्कीम्स होती है उनके ऊपर भी 9 पैसा खर्च किया जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के ऊपर 10 पैसा खर्च किया जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर 18 पैसा खर्च किया जाता है। तो हम इस ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं कि सरकार के पास में जो पैसा आता है उसको वो किस प्रकार स्पेंड करती है। एज अमू एंड कुमार राइड अराउंड चेन्नई, तो ये चेन्नई के आसपास जो है घूम रहे हैं अमू एंड कुमार, वो किस प्रकार जो है बातें कर रहे हैं। अमू कहता है, डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इन सेडेपेट वर सो बम्पी एंड विदाउट स्टिल लाइट्स। तो अमू कह रहा है कि चेन्नई की जो सड़कें हैं किस प्रकार जो है वो बम्पी है, उबड़ खाबड़ है, और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स जो है उसके बिना ही ये सड़कें बनी हुई है। वंडर व्हाट द प्लेस इज लाइक एट नाइट। तो इस प्रकार की जो प्लेस है उनकी नाइट में क्या स्थिति होगी वो वंडर कर सकते हैं। कुमार क्या कहता है, व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन अ स्लम, किसी स्लम में तुम और क्या उम्मीद करोगी। स्लम में इसी प्रकार की स्थिति होती है, ये कुमार कह रहा है। अम्मू कह रही है,
वाई शुड स्लम्स बी लाइक दैट? झुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती है, स्लम्स ऐसी क्यों होती है? शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज? क्या वहाँ पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए? कुमार, आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज। मेरे ख्याल से पब्लिक फैसिलिटीज उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो बस्तियों में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। द आर द पीपल हु पे टैक्सेज, और जो कर चुकाते हैं, टैक्सेस जो है चुकाते हैं, उनके लिए पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। अम्मू क्या कहती है? Why do you say that slums dwellers are also citizens and have right to? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ राइट्स है। आपस में बातचीत चल रही है। कुमार कहता है, अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिस वे। ऐसे तो सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी। इस प्रकार अगर पैसा लगाएगी तो गवर्नमेंट जो है बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। अम्मू कहता है, वेल इट हैज़ टू फाइंड अ वे। उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। रास्ता कैसे भी निकालो, रास्ता तो निकालना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन? क्या तुम इमेजिन कर सकती हो? व्हाट इट वुड बी लाइक टू लिव इन अ स्लम विदाउट प्रॉपर रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी? क्या तुम इमेजिन कर सकती हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना स्लम्स में जिंदगी कैसी होगी? बिना इलेक्ट्रिसिटी के, रोड्स के, वाटर्स के, जो स्लम्स की जो लाइफ है वो कैसी होगी, इसके बारे में तुम इमेजिन कर सकती हो? अम्मू, our constitutions recognize many of the public facilities as being a part of the right to life. हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज को जीवन के अधिकार के रूप में माना गया है। The government must see that these rights are protected so that everyone can lead a decent life. सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन राइट्स की अवहेलना नहीं हो, ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके, डिसेंट लाइफ जी सके। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में जो राइट्स दिए गए हैं उनको प्रोटेक्टेड किया जाना चाहिए, ताकि एवरीवन जो है डिसेंट लाइफ जी सके। नेक्स्ट जो हमारा, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है? वाई शुड द गवर्नमेंट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज? पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी सरकार को क्यों होनी चाहिए? कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको सोचने हैं। द गवर्नमेंट कैन गेट प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज। गवर्नमेंट कुछ पब्लिक फैसिलिटीज के लिए निजी कंपनियों से भी सहारा ले सकती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग रोड्स आर गिवन टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, सड़कें बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियां या ठेकेदार, इनको भी जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। अगर रोड्स का निर्माण करना है, बिल्डिंग रोड्स, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली इज डन बाय 2 प्राइवेट कंपनीज। दिल्ली में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों के हाथ में है। हाउएवर, द गवर्नमेंट मस्ट कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस एंड एंश्योर that they fulfill their commitment to reach these facilities to all people and at affordable prices. लेकिन गवर्नमेंट को इन कंपनियों के ऊपर कंट्रोलिंग करनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि वो इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। ये गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट मस्ट एज्यूम द ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज इवन व्हेन इट गेट्स प्राइवेट कंपनीज टू डू पार्ट ऑफ द जॉब? आपको ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक? आपको ऐसा क्यों लगता है कि
पब्लिक फैसिलिटीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है। लुक एट योर वाटर बिल। आप अपने घर का जो वाटर बिल है उसको देखिए। लुक एट योर वाटर बिल एंड फाइंड आउट व्हाट द मिनिमम रेट इज फॉर म्यूनिसिपल वाटर इन योर एरिया। आप वाटर बिल को देख सकते हो और पता लगा सकते हो कि आपके इलाके में म्यूनिसिपैलिटीज जल की न्यूनतम कीमत क्या है। आपकी जो म्यूनिसिपल है उसकी तरफ से जल की न्यूनतम कीमत क्या रखी गई है ये आप देख सकते हो। डज द रेट इंक्रीज एज द यूज ऑफ वाटर इंक्रीजेज। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हो तो क्या उसकी दर बढ़ जाती है? वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट चार्जेज ए हायर रेट फॉर ग्रेटर यूज ऑफ वाटर? पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है? फाइंड आउट द वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस पीपल पे टू द गवर्नमेंट बाय टैकिंग टू ए salaried person, a person running his or her own factory, business and shopkeepers। किसी सैलरीड पर्सन, किसी सैलरीड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या अपना व्यवसाय चलाने वाले, फैक्ट्री चलाने वाले जो पीपल्स है, और एक दुकानदार से आप टैकिंग करके पता कर सकते हो कि लोग किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं, किस प्रकार के जो है वो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये आप टैकिंग करके आप पता कर सकते हो किन से टैकिंग करनी है। सैलरीड पर्सन, पर्सन रनिंग हिज ऑन फैक्ट्री, बिजनेस, शॉपकीपर, इनसे आप बात कर सकते हो। बात करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो है गवर्नमेंट को किस प्रकार टैक्सेस पे करते हैं। शेयर यूर फाइंडिंग इन द क्लासरूम विद योर टीचर। और जो आप पता करते हो उसको शेयर कीजिए क्लासरूम में विद योर टीचर्स के साथ में आप इसको शेयर कर सकते हो। टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रुपीज कम्स फ्रॉम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो रेवेन्यू आता है, जो रुपीज आती है, वो कहाँ से आती है ये बता रखा है। कस्टम्स 4 पैसे आते हैं। नॉन डेबिट कैपिटल रेसिप्ट्स 3 पैसे आते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी अदर टैक्सेस के रूप में 23 पैसा आता है। बोरोविंग अदर लाइबिलिटीज 19 पैसा आता है। इनकम टैक्स के रूप में 16 पैसे आता है। रेवेन्यू के रूप में नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में 8 पैसा आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज के रूप में 8 पैसा आता है। कस्टम्स के रूप में 4 पैसा आता है। तो इस प्रकार जो है हम टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट को प्राप्त होती है रुपीस के रूप में, उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? चेन्नई में पानी की आपूर्ति क्या सबको पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।